हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे समाजवाद के बारे में, जो कि आपका मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित करा गया था, उनके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था। तो क्वेश्चन दोस्तों आपका कुछ इस तरह से आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। समाजवाद को परिभाषित कीजिए, मार्क्स द्वारा बताए गए इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, अथवा समाजवाद क्या है, मार्क्स द्वारा बताए गए इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक, तो जो समाजवाद देखेंगे ये हम मार्क्स द्वारा समाजवाद देखेंगे। ठीक, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर मार्क्स समाज व्यवस्था के परिवर्तन की दिशा और गति का मूल्यांकन किया। मार्क्स के जीवन काल में पूंजीवादी उपयोग के लिए न होकर मुनाफे के लिए होने लगा था। एक ओर ऐसे लोग थे जिनके पास उत्पादन के साधन थे, दूसरे ओर ऐसे लोग रह गए थे जिनके पास शारीरिक श्रम के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं था। मार्क्स ने इस प्रकार की पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण किया और ऐतिहासिक अनुभवों के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं की भांति उत्पादन की पूंजीवादी व्यवस्था का अंत भी अनिवार्य है। यानी जो पूंजीवादी व्यवस्था है ये भी एक दिन कोलैप्स कर जाएगी, गिर जाएगी। पूंजीवाद का विनाश, एंड ऑफ कैपिटलिज्म। पूंजीवाद के विश्लेषण द्वारा मार्क्स इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये व्यवस्था मजदूरों के शोषण पर आधारित है। मजदूर जिस अतिरिक्त मूल्य को पैदा करते हैं उसे पूंजीपति खुद हड़प लेता है। फलस्वरूप पूंजीपति और मजदूरों में निरंतर संघर्ष चलता है। ये संघर्ष व्यक्तिगत रूप में नहीं बल्कि सामूहिक तौर से वर्गों के रूप में होता है। मार्क्स के अनुसार ये वर्ग संघर्ष तब चलता रहेगा जब तक उत्पादन की पूंजीवादी व्यवस्था कायम रहेगी। प्रारंभिक अवस्था में ये संघर्ष छोटे छोटे दलों के रूप में होता है। धीरे धीरे मालिक और मजदूर यूनियनों की स्थापना होती है। वर्ग संघर्ष संगठित होकर उग्र रूप धारण कर लेता है। चरम सीमा पर पहुंचने के बाद क्रांति का रूप धारण करता है। फलस्वरूप पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त होती है और शासन तंत्र पर सर्वहारा वर्ग का अधिकार हो जाता है। सर्वहारा का अधिनायकत्व। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा का अधिनायकत्व वर्ग संघर्ष का चरमोत्कर्ष है। वह वर्ग विभेदों को दूर करने और उत्पादन के मौजूदा संबंधों के टूटने की संक्रमणकालीन दशा है। सफल क्रांति के बाद सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित होता है। पूंजीवादी व्यवस्था की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियां समाप्त हो जाएंगी। राज्य सत्ता पर सर्वहारा का आधिपत्य और नई समाजवादी व्यवस्था की स्थापना आरंभ होती है। समाजवादी व्यवस्था। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी के विनाश के साथ साथ समाजवादी व्यवस्था की स्थापना भी अपरिहार्य है, लेकिन इसकी स्थापना सर्वहारा के अधिनायकत्व के फौरन बाद नहीं होती। सर्वहारा का अधिनायकत्व संक्रमण की अवस्था है। इस अवस्था तक पूंजीवादी समाज के प्रति क्रियावादी तत्व विद्यमान रहते हैं जिन्हें सर्वहारा वर्ग दबाता है। इसके बाद धीरे धीरे वो का लोप होता है। राज की मशीनरी का महत्व समाप्त हो जाता है और समाजवादी व्यवस्था का उदय होता है। समाजवादी समाज में वर्ग हित समाप्त हो जाएंगे, इसलिए राज्य सत्ता, जिसका मुख्य कार्य वर्ग हितों की रक्षा करना है, खुद ही मुरझा कर मिट जाएगी और केंद्रीय मशीनरी के रूप में जो कुछ बचेगा वह केवल उत्पादन और वितरण की व्यवस्था के लिए होगा। एंजल्स के अनुसार इस प्रकार की समाजवादी व्यवस्था में व्यक्तियों के ऊपर शासन नहीं होगा, केवल उसके स्थान पर वस्तुओं की वितरण व्यवस्था और उत्पादन क्रिया का संचालन होगा। इस प्रकार समाजवाद के रूप में मार्क्स ने राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की कल्पना की है। मार्क्स के समाजवाद की मुख्य विशेषताएं। अब उनकी क्या क्या विशेषताएं थी समाजवाद की, वो हम देखेंगे। सर्वहारा के अधिनायक के बाद मार्क्स ने जिस समाजवादी समाज के स्थापित होने की कल्पना की है उसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस प्रकार का समाज वर्ग विहीन होगा। वर्गों की समाप्ति से वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा, इसलिए संस्था खुद ही मुरझा जाएगी। समाज व्यवस्था सामाजिक समानता पर आधारित होगी। मार्क्स ने प्रजातंत्रवादियों की समानता के नारे को खोखला बतलाया है। प्रजातंत्रवादियों के अनुसार उत्पादन से प्राप्त धन पर सबका अधिकार होना चाहिए। मार्क्स की दृष्टि से ये समानता न्याय संगत नहीं है, क्योंकि प्रकृति से मनुष्य समान नहीं है, इसलिए समान वितरण ना तो न्याय संगत है और न
संभव है। इसलिए समानता के लिए मार्क्स ने जो सूत्र खोजा वह है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा क्षमता के अनुसार सामाजिक श्रम और आवश्यकता के अनुसार धन। ठीक, यानी वो जितना चाहे वो श्रम कर सकता है और उसी के हिसाब से उसको धन मिलेगा। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाज में शोषण के लिए कोई स्थान नहीं है। कोई भी व्यक्ति दूसरे की मेहनत पर जीवित नहीं रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार परिश्रम करेगा और अपनी वस्तुएं आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। उत्पादन का लक्ष्य समाजवादी व्यवस्था में सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा होना होगा, ना कि मुनाफा पैदा करना। वर्गों के अभाव से संघर्ष नहीं होगा। इस प्रकार मार्क्स ने समाजवाद का एक यथार्थवादी रूप पेश किया है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये काल्पनिक और व्यवहारिक। मार्क्स ने समाजवाद को सामाजिक विकास की अंतिम अवस्था मानकर इसे सीमित कर दिया। फिर भी अनेक देशों में मार्क्स की विचारधारा को व्यवहारिक रूप मिल चुका है और सर्वहारा के अधिनायकत्व की अवस्था में विद्यमान है। समाजवाद के रूप में मार्क्स ने विश्व की पीड़ित जनता को नया बल और उत्साह दिया। मार्क्स की विचारधारा ने विश्व के जनमानस को सर्वाधिक प्रभावित किया। तो ये था दोस्तों आपका मार्क्स का समाजवाद का सिद्धांत। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।